हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दौर। मैं हूं तंजीला मजहर, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। मतलब शहबाज गिल साहब का अगर आप सियासी तौर पे ओहदा देखिए तो वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो मेन लीडरशिप है उसमें तो नहीं आते, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को जिस तरीके से रियासत में डिस्कस किया जा रहा है और फिर जो उस पर तनाज़ात हैं, कुछ उसका आज हम देखेंगे कि क्या बनेगा। और कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी नजर आती हैं। फैसल चौधरी साहब उनके वकील हैं, वो कहते हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है, हमारे पास सबूत हैं। हाशिम साहब कह रहे हैं, जो वजीर दाखिला पंजाब के हाशिम लोगर, वो कह रहे हैं जी कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको खुदा न खास्ता इस तरह बरहना करके उन पे तशद्दुद किया जाए। फिर खान साहब ने पहले जलसे में कहा, जो उनका हकीकी आज़ादी का जलसा था लाहौर में, कि एयरवाई का क्या कसूर है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या उनको लगता है कि शहबाज गिल का कसूर है, लेकिन आज फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि शहबाज गिल ने गलत लाइन बोली है फौज के बारे में, उनको ये नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इससे क्या मुराद ली जाए कि क्या इमरान खान साहब मान रहे हैं नहीं? और जो कानूनी बहस है, जुरिस्डिक्शन का मामला है, तशद्दुद का मामला है, फिर आप देखिए कि जिस तरह से वो गिरफ्तार हुए, एफआईआर में जितनी हमने दफात शामिल कर दी हैं, तो बहुत सारे कानूनी मामलात भी हैं जिस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, रिनाउंड नेम, ही इज बीन ऑन टीवी। पीटीवी पे भी बहुत अच्छा है इनका प्रोग्राम था, बड़े एक्टिव हैं। पंसोता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हाउ आर यू जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला इज वेरी ग्रेट। पंसोता साहब, टू स्टार्ट विद, अगर हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उनसे शुरू कर लें। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है शहबाज गिल साहब के हवाले से, जो अभी झगड़ा चल रहा था कि वो जाहिर है वफाक का उनके ऊपर केस है, पंजाब की जेल है, इस्लामाबाद की तो अपनी कोई जेल भी नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्यों ये झगड़ा था? कल फिर एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा जी कि इस्लामाबाद के आईजी को भी कन्वे किया गया है कि ही शुड कोऑपरेट इन दिस केस, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बुरे हो सकते हैं। ये इमरान खान साहब की तरफ से अलेज्डली ये उनका पैगाम था। तो ऐसे लग रहा है कि वफाक और पंजाब भी आपस में लड़ रहे हैं गिल साहब को लेके, आपको भी ऐसे लग रहा है? थैंक यू जी। आई थिंक ये बेसिकली एक ऐसा इशू है जिस इशू के ऊपर मेरा ख्याल है कि एक लीगल डिबेट भी हो सकती है और एक सोशल पॉलिटिकल डिबेट भी हो सकती है। एज फार एज द पॉलिटिकल डिबेट इज कंसर्न्ड, वो तो अब उनके अपनी पार्टी के लीडर ने बड़ी क्लैरिटी से कह दिया है कि अगर इस स्टेटमेंट का मकसद टारगेट करना था टू द सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्स टू द रैंक एंड फाइल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया। अब आ जाते हैं उसकी लीगल साइड पर। पर्सनली मैंने वो स्टेटमेंट सारी की सारी सुनी है एंड आई एम ऑफ द व्यू कि उस स्टेटमेंट को अगर आप सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के तनाजुर में देखें, जो जजमेंट है पीएलडी 2013 सुप्रीम कोर्ट वन, जो अस्कर खान केस बड़ा मशहूर केस है, आपने भी सुना होगा, सलमान राजा साहब वकील भी थे। जी जी। उसके अंदर दो तीन डिफरेंट बातें की गई थी। एक सिविल सर्वेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी और वो ये कहा गया था कि कोई भी सिविल सर्वेंट अपने सीनियर का इलीगल ऑर्डर मानने का पाबंद नहीं है। उसी जजमेंट के अंदर ये भी कहा गया कि जो एक सोल्जर है, सोल्जर हो, आर्म फोर्सेस के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स में से हो, कहीं से भी हो, अगर किसी को कोई गलत ऑर्डर आता है तो वो उसका मानने का पाबंद नहीं। और ये बात की गई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अस्कर खान केस, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज का एक विंग बनाया गया था और पाकिस्तान आर्मी का उस टाइम पर एक उनके ऊपर एलिगेशन था कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ और सब लोग हैं उन्होंने मिलकर ये किया था और इस चीज को उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया था। अब जहां तक तो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट इस हद तक है, अगर वो ये टारगेट कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो आर्मी का सबऑर्डिनेट है वो अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स ना माने जनरली, तो ऑफ कोर्स ये एक मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग की जाती है और वो ट्रेनिंग ये की जाती है कि यू आर बाउंड टू फॉलो एन ऑर्डर और एक और सर्टेन फौज टीम में फौज का काम भी ऐसा है ना, यू हैव टू प्रोटेक्ट अगर आवर। आप अगर आप किसी आर्मी जो सोल्जर है उसको ये कहेंगे कि वो मेरी और आपकी तरह इस तरह बैठ के तज्जिए करना शुरू हो जाए, तो फिर फ्रंटियर्स में वॉर्स नहीं लड़ी जा सकती। उसका एक अपना प्रोटोकॉल है एंड यू कांट मेस विद इट, जो कि बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। मैं समझता हूं, आई विल गिव शहबाज गिल बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा या उनका ये मकसद ये नहीं था कि पाकिस्तान आर्मी में खुदा ना खास्ता कोई म्यूटनी या कोई इस टाइप का चीज करें। बट ऑफ कोर्स अगर ये अदालत इस नतीजे पर आती है या प्रोसिक्यूशन इस नतीजे पर आती है तो दिस इज हाईली कंडेमनेबल। अब दूसरी बात ये है
कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके सामने है, उनका बड़ा क्लियर तनाज़ा नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट एक और पॉलिटिकल पार्टी की है, बल्कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर मुश्तमिल है। अब इस लड़ाई के अंदर जो चीज गलत हो रही है इस वक्त, वो ये हो रही है कि पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा जो पाकिस्तान आर्मी है, जिसको मैं अगर कभी डिफेंड करूंगा तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है उसी में डिफेंड करूंगा, आप उस इदारे को भी ड्रैग करके अपनी लड़ाई में ला रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बुनियादी प्रेमिस है वो ये है कि चूंकि ये इदारा बड़ा है, ये इदारा कंट्रोवर्शियल नहीं है, इस इदारे के ऊपर किसी किस्म के इल्जामात नहीं है, तो लिहाजा इनको ड्रैग करें, जो इनकी साइड ले लेगा दूसरी साइड ऑटोमेटिकली वीक होगी। ये बहुत गलत रवैया है। वी डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान इस वक्त बॉर्डर्स पे भी लड़ रहा है, और विद इन पाकिस्तान भी जो तालिबान और ये सब लड़ाइयां हो रही हैं वो हो रही हैं, और इन सब लड़ाइयों को मेनली अब इन एडिशन टू द लोकल फोर्सेस वो आर्मी देख रही है। सो अगर आप इसको उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, आई डोंट थिंक सो ये कोई इतना अच्छा अमल है फेडरल गवर्नमेंट का, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस केस। क्यों? मतलब वो कहते, मतलब ये एक डेविल्स एडवोकेट वाली बात है कि भाई जब वो दूसरी साइड खींच रही थी उस वक्त आपने ये प्रिंसिपल्स कहीं ड्रॉ नहीं किए, देयर वाज नो लाइन, और जब अब इधर से कुछ हो रहा है तो अब आपको सबको प्रिंसिपल्स और सुप्रीमेसी और हर एक चीज याद आना शुरू हो गई है, तो व्हाई इज दैट? अच्छा, मैं आपको इसमें बड़ा सिंपल एक बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे जिसके ऊपर शहबाज गिल को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अगर कोई पब्लिक व्यू है आफ्टर दैट स्टेटमेंट फ्रॉम शहबाज गिल, तो वो यही है कि मैंने इनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, मैं पाकिस्तान आर्मी को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकता, हमें अपने इदारों से प्यार है, मैं जवानों से प्यार करता हूँ, ये जो हम सुनते आए हैं उनके रिमांड पर। बट इसके अलावा अगर मैं आपको 5 अशखास के नाम लूं, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, एंड सेवरल अदर्स पार्लियामेंटेरियंस है, उनकी स्टेटमेंट तो आज तक अनरिबटेड है और उसमें नाम है, उन्होंने तो क्लैरिटी नहीं दी। तो सवाल मेरा ये है कि जस्ट बिकॉज आपकी अपनी गवर्नमेंट है तो आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहेंगे, तो आप एक पॉलिटिकल टारगेटिंग कर रहे हैं और आप एक आदमी को चूज करके उसको पॉलिटिकली अटैक कर रहे हैं, जबकि वो आदमी खुद कह रहा है कि मैं इस स्टेटमेंट का मेरा मकसद नहीं, और अगर फर्ज करें उसकी स्टेटमेंट का मकसद भी ये है, इवन देन ही इज रिबटिंग, तो इसके पीछे बात क्या रह जाती है? सो मकसद फिर ये रह जाता है कि आपने एक पॉलिटिकल आदमी को, जो कि मेरे नजदीक उस तरह पॉलिटिकल थे भी नहीं, वाज जस्ट द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इमरान खान, लेकिन अब आपने इन सारे मामलात के बाद उनको एक प्रॉपर पॉलिटिशियन बना के हमारे आगे खड़ा कर दिया, और अब वो जो भी उनका फेट होती है बाद में केसेस की, मैं आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग हिम इन अ फ्यू केसेस, और मैं उनकी जिस जगह पर रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, मैं उस बारे में ये बता सकता हूँ कि ही हैज ऑलवेज फेस द कोर्ट, और ये उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, वो उस वक्त भी मुल्क से बाहर थे, उन्होंने वहां से वापसी की फ्लाइट ली और हमने जाके उनकी प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि आप मुझे एक सवाल पूछती हैं और मैं आपको जवाब में कहता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा, आप कहती नहीं आपने यही कहा है, तो फिर उसका तो इलाज ना आपके पास कोई है, ना मेरे पास कोई है, ना प्रोसिक्यूशन के पास कोई है। सो ये किया जा रहा है बाय द फेडरल गवर्नमेंट कि नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं है आपने किया, पर तुसी ए किया तो पता नहीं है। सो आई थिंक इसका नुकसान होगा। मैं आपको छोटी सी उसकी एक और मिसाल देता हूँ, हमारी आम फैम पंजाबी में मिसाल होती है कि अगर कोई शख्स किसी को गाली दे दे, तो जो दूसरा बंदा रिपीट कर रहा होता है ना कि इसने आपको ये कहा है, इसने आपको ये कहा है, वो 3 दफा बात आगे हो जाती है, तो कहा जाता है कि आप इसमें खामोशी इख्तियार करें। एंड आई लेकिन फील शहबाज गिल तो ये बातें कहते रहे ना, अब उन्होंने कहा तो है एक, अब वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप सही कह रहे हैं कि अदालत में अब कॉन्टेक्स्ट को आई शहबाज गिल थिंक। ये बातें नहीं कहते गए। शहबाज गिल ने जो बातें करते रहे उनको भी मैं कोई इतना, आपको मेरा तो स्टाइल पता है बात करने का, मैं तो इस तरह पर्सनल लेवल पर जाके बात करता नहीं, उनकी वो सब बातों को मैं पर्सनली सब्सक्राइब नहीं करता, जिस तरह का उनका स्टाइल है बात करने का। ऑफ कोर्स मुखालिफिन के साथ पॉलिटिकल लेवल पर वो जाते हैं, वो एक सेपरेट बात है, उसको अच्छा, मैं ना लेकिन लेकिन हमें एक बड़ा कंसेंसस नजर आता है कि ही क्रॉस्ड दैट लाइन, मतलब इवन जो एक्स सर्विसमैन थे जो थोड़े से प्रो पीटीआई आपको पिछले दिनों में लग रहे थे, जाहिर है आप और मैं दोनों ही सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, सो यू नो कि उनके वीलॉग्स आ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था इमरान खान साहब की हिमायत में, वो भी कह रहे थे कि भाई आपने रैंक्स के नाम ले लिए, आपने आपने रैंक्स को फिर आप रैंक्स जब कह देते हैं तो जाहिर है एवरीबडी नोज कि ये रैंक्स फौज के रैंक्स हैं, और ये आप वो पब्लिक सर्विस वाले सर्वेंट्स को आप नहीं कह रहे हैं। फिर इवन इमरान खान साहब सेड के जो उन्होंने कहा वो फौज को उकसाने के मुतरादिफ है। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था। सो यू थिंक कि खान साहब के ये मानने से गिल का केस बहुत कमजोर हो जाएगा, या खान का कहना ना कहना मैटर नहीं करेगा? मैं एविडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ।
देखिए ऑफ कोर्स इसका एक इम्पैक्ट तो आएगा, बिकॉज इस वक्त जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं उस बात की वैल्यू ये होगी कि कोर्ट में जाके कहा जाएगा कि इनके अपने पार्टी लीडर जो है वो इस बात को इस तरह कर रहे हैं। बट मैं वंस अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूंगा कि अगर इसमें किसी किस्म का बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा सकता है, क्योंकि इस बात पे अगर फर्ज करें सजा भी हो जाती है ना, सजा होने के बाद वो इफेक्ट अचीव नहीं होगा जो कि आप इस चीज को अगर प्रोसिक्यूशन के बीच में निगलेक्ट कर दें तो हो जाएगा। क्योंकि देखें सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान का सबसे टफ इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान का सबसे डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन है। आप और मैं सोशल मीडिया पर बैठ के भी उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। सो अगर आप इस आदमी को प्रोसिक्यूट करके सजा भी दे देते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल यू अचीव, कि एक आदमी ने आर्मी के खिलाफ बात की, आपने उसको सजा दे दी। मेरा पॉइंट ये कि अगर आप किसी बड़े आदमी के खिलाफ एक शहर में बात करते हैं और वो बंदा आपको आगे से उसका पीनलाइज कर देता है तो दैट्स पॉइंट। ये है मैग्नानिमिटी ये होनी चाहिए, मैग्नानिमिटी ये होनी चाहिए कि इस इशू को एट द वेरी आउटसेट, एंड दिस गोज फॉर द ऑपोजिशन एज वेल। जिस तरह उन्होंने उन 5 लोगों को माफ किया, बड़ा दिल दिखाया आर्मी ने और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, माफ जिन क्या लोगों वो को हम नवाज शरीफ का नाम नहीं ले सकते थे, तो उनकी गवर्नमेंट वापस आई, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ही वाज नॉट शोन ऑन टीवी, इंटरव्यूज रुक गए, यू नो दे बीन ऑन इन जेल्स, माफ तो नहीं हुए वो, नहीं नहीं एवरीबॉडी नहीं न्यू। नहीं, इस पर्टिकुलर इशू पे तो माफ है ना। आप मुझे बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ गुजरांवाला की बात है तो पेमरा ने हम पे पाबंदी लगा दी थी ना मीडिया पे कि भाई आपने। पेमरा की पाबंदी जो है वो मैं आपको एक और बात बता दूं, पेमरा की पाबंदी भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक दो शोज में बात आई थी। पेमरा हाँ, चूंकि मैं बिकॉज खुद यू हैव बीन पार्ट ऑफ, हाँ आई थिंक यू आर स्टिल देयर। एग्जैक्टली नो नो आई क्रॉस दैट ब्रिज। मैं आपको ये बताऊंगा कि पेमरा के अंदर पाबंदी इसलिए नहीं लगाई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बातें उल्टी सीधी करते थे, वो इसलिए लगाई गई थी कि ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन। और हमारी एक 2016 की सिंध की जजमेंट है जिसमें कहा गया था कि जो एक कन्विक्टेड आदमी और स्पेशली प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो इस मुल्क से भाग गया, जिसमें डार साहब भी शामिल है, उनको आप टीवी पर नहीं दिखा सकते, बिकॉज उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो शख्स खुद कानून के ताबे नहीं है आप उसको वो राइट्स नहीं दे सकते। वो इस बेसिस पर हुए हैं, वो अपनी तकारीर की वजह से नहीं वैसे हुए। तो आप अल्ताफ अच्छे, आई नो आप अच्छे वकील हैं, बट वी ऑल नो कि वो किस। मैं आपको उस ऑर्डर का बता रहा हूं बिकॉज वो ऑर्डर हमने इन्फोर्स किया हुआ ना, इसलिए मुझे पता है। वो देखिए मैं तो फिर ऑफ कोर्स अपनी कानून की बात करूं। अच्छा उसका मैं अगला जवाब मांगता हूं। सेम कंटेंट मरियम नवाज साहबा ने कहा, लेकिन वो आज भी तकरीर करती हैं। सेम कंटेंट ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, वो आज भी तकरीर करते हैं। एयाज सादिक साहब ने कहा, एंड द नेम कैन गो ऑन। मैं आपको कुछ खान साहब हैज बीन सेइंग, यू नो, मीर जाफर, मीर सादिक। एक्चुअली तो आपको बताऊं मैं, जो एक हल्का ऐसा है जो कि क्रिटिक था हमेशा से पॉलिटिकल रोल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, अब वो भी ये सोचना शुरू हो गया था कि भाई इनको आप कहाँ जाके रोकेंगे, हमारे एक लफ्ज पे आप डंडा उठा के हमारे पीछे आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ नोन फैक्ट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी उनको लेवरेज मिल रही थी, वो लेवरेज खत्म हो गई, बट दैट्स अ पॉलिटिकल बहस। मैं आपसे अगर लीगल पूछूं तो ये जो कस्टडी का मामला है, हॉस्पिटल कौन से में जाना चाहिए शहबाज गिल को, कहाँ नहीं जाना चाहिए, एंड देन दिस यू नो कॉन्ट्रडिक्शन, वजीर दाखिला ने आज कहा कि नहीं हुआ ऐसा, जब खान साहब कह रहे हैं जी कि उनको खुदा न खास्ता बरना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो इस पे आपके पास, बिकॉज आई नो यू हैव मेनी फ्रेंड्स और आप उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो यू मस्ट बी यू नो इन्फॉर्म्ड, क्या क्या सिचुएशन असल में जो फैसल चौधरी कह रहे हैं वो ठीक है, हाशिम डोगर कह रहे हैं वो ठीक है, खान साहब जो दावा कर रहे हैं वो ठीक है? देखिए जी, फ्रैंकली स्पीकिंग एज फार एज टॉर्चर इज कंसर्न्ड, इस पर कोई हतमी राय तो दी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो अपनी राय बेस करूंगा जो अभी तक मेडिकल एविडेंस रिकॉर्ड पर आया, और मेडिकल एविडेंस दोनों दफा शायद यही कहा गया कि उन पर नहीं हुआ तशद्दुद। वेराज आपको और मुझे पता है कि इस मुल्क में जब मेडिकल एविडेंस को मनूवर किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है। वो जेलों में और इधर उधर बैठ के लोग इधर उस जगह पर नहीं होते तो उनकी हाजिरियां लगी होती हैं। तो वो तो मैं उस तफ्तीश में या सॉरी उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात यह है, अगर उन पर टॉर्चर किया गया है तो ये ओल्ड स्कूल मेथड्स हैं और ये सारे के सारे मेथड्स फेल हो चुके हैं आज। अब इस मुल्क के अंदर किसी आदमी को ये खौफ नहीं रह गया कि अगर मुझे आज प्रोसिक्यूशन उठा लेती है, गवर्नमेंट उठा लेती है, तो कहते हैं यार एवरी 10 या 15 डेज बाद मैं आई विल बी आउट। वाई? बिकॉज जुडिशरी आजाद है। यू गॉट अतर मनिल्ला साहब, यू गॉट चीफ जस्टिस पाकिस्तान। आपको नजर आ जाता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया भी है तो आपको पता है कि मेरे राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल जो बुनियादी उठता है ना वो ये कि उनको अगर टॉर्चर किया गया और बात आगे अब जा रही है जेल पे, जेल पे एक और बहुत बड़ा मिसनोमर मीडिया में बताया जा रहा है कि जी फेडरल जेल में जाना है तो फेडरल हॉस्पिटल में जाएंगे, चूंकि वो फेडरल जेल में, तो ऐसा बात नहीं है। वंस यू बिकम सब्जेक्ट ऑफ द जेल अथॉरिटीज अंडर द जेल मैनुअल, तो आप जेल अथॉरिटीज के इख्तियार के अंदर आ जाते हैं। फिर जेल का सुपरिटेंडेंट अगर ये फील करता है आपकी तबीयत खराब है,
लेट से आपको अगर खुदा ना खास्ता जेल के अंदर कैंसर की वो हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आप वफाक में कैंसर हॉस्पिटल ढूंढते फिरेंगे। आप उसको ऑफ कोर्स ऐसे कैंसर हॉस्पिटल भेजेंगे जो कि पाकिस्तान में किसी बेस्ट जगह पर है, विदाउट नेमिंग एनी कैंसर हॉस्पिटल। सिमिलरली ये जेल अथॉरिटी की स्वाबदीद है कि वो उनको कहां भेजना चाहते हैं। इसके अंदर कोई वफाक, कोई पंजाब, कोई सिंध, वो हो सकता है लाड़काना में भेज दें कि यार मैं समझता हूँ अस्पताल बहुत अच्छा है। अगर लोग बट वी नो कि वो लड़काना में नहीं भेजेंगे, एंड वी नो कि जो मतलब सिंध की मिसाल ले ले, बहुत सारे लोग तो वो मेडिकल के ऊपर वहां पे अस्पतालों में आपको पता ही है कि उनको उनकी जेल को आसान करने के लिए दैट इज यूज्ड यू नो एंड एवरीवेयर, पंजाब एंड पिंडी एंड इस्लामाबाद। डिस्क्रेशन इस मुल्क में हमेशा, चाहे वो कोई भी हो, जो मैं और आप ही क्यों ना हो, डिस्क्रेशन इस मुल्क में हमेशा बड़ी गलत तरीके से एक्सरसाइज होती है और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सरसाइज नहीं होती। आप जब एक डिस्क्रेशनरी पोजीशन में बैठे होते हैं, चाहे वो जुडिशियल पोजीशन है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो आर्मी ऑफिसर है, कुछ है, आपका काम है जो प्रिंसिपल्स आपके सामने ले आए अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के आप उनको एक्सरसाइज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। हमारी सारी सियासत जेलों के इर्द रिवॉल्व करती है। अच्छा, मैं आपको साथ साथ एक जो जुमला जो है वो फैसल साहब ने शायद कहा, बिकॉज ही इज ऑल्सो योर फ्रेंड, और मैं इसलिए मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू बिकॉज ऑफ यू नो ही सेड दिस, लेकिन उन्होंने जो जुमला कहा वो ये कहते जी कि हमें पता है तशद्दुद किस लिए हो रहा है, इट हैज नथिंग टू डू यू नो विद दिस पर्टिकुलर केस। तो ये क्यों तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को मिला या गिल साहब के वकील को मिला कि टॉर्चर जो है वो विक्टिमाइजेशन के लिए है? और बिकॉज अभी तो आपने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट तो गैर तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन चलिए लेट्स अज्यूम फॉर 1 मिनट के हो गया, तो वजह तो जाहिर है तफ्तीश की जिस केस के अंदर वो हैं, जो उनके ऊपर इस वक्त मुकदमा चल रहा है, उसी के हवाले से होगा ना, और क्या लेना उनसे। पहली तो बात ये जी, मैंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स में ये जरूर है, लेकिन वो शख्स अपनी बॉडी पार्ट्स दिखाता रहा अदालतों में कि मेरे पास ये देखें ब्रूजेस और सारा कुछ है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कवर नहीं हो रहा है। सो आई हैव इक्वली एवरी रीजन टू बिलीव कि शहबाज गिल के साथ तशद्दुद भी हो रहा है। दूसरी बात ये कि फैसल साहब को हो सकता है ही इज प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन जो कि उनको उनके क्लाइंट ने बताई हो या उन तक आई हो, बिकॉज ही इज कंडक्टिंग द केस, एंड आई हैव एवरी रीजन टू बिलीव हिम, बिकॉज वो एक इंतहाई डिसेंट और बड़ा अच्छा वकील है और बड़ी रिस्पेक्टेड लॉयर है। तो ऑफ कोर्स उनकी इंफॉर्मेशन को मैं डाउट नहीं कर सकता। सो व्हाटएवर ही इज टेलिंग मी, आई एम अंडर द लीगल ड्यूटी टू सॉर्ट ऑफ फॉलो हिम, बिकॉज उनके पास वो इंफॉर्मेशन है, मेरे आपके पास वो नहीं है। उनको उनके हो सकता है क्लाइंट ने बताई हो। सो ये एक बड़ी सिचुएशन ऐसी है, कैश 22 सिचुएशन है, जब तक इसमें कोई फैसला नहीं आ जाता, फ्रैंकली स्पीकिंग हम ऑन आइदर साइड नहीं कह सकते। लेकिन जो पाकिस्तान के साबका अदवार में हमारी प्रोसिक्यूशन के तरीके वारदात रहे हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी बहुत जुल्म हुआ हुआ, और वो ये मैं इस वक्त इस मंशियात वाले केस की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने केस की बात कर रहा हूँ, जब उनको हर तरह बेचारों को तशद्दुद किया गया, सिमिलरली और बहुत सारे लोगों को। सो आई हैव एवरी रीजन टू बिलीव कि इस मुल्क में तशद्दुद होता है, आपको पकड़ा जा सकता है और आपके साथ तशद्दुद हो सकता है, एंड सिमिलरली आपको कस्टडी में मारा जाता है। अगर मेरे क्लाइंट्स को पुलिस कस्टडी में डेली मारती है, तो ये कैसे हो सकता है कल को मैं अंदर हो जाऊं या खुदा ना खास्ता कोई और अंदर हो जाए तो उसको पुलिस नहीं मारेगी? पुलिस ऑफ कोर्स मारेगी, और हमारी प्रोसिक्यूशन के दायरे मारते हैं। ये तो बड़ा पुराना एक रवैया है। लेकिन जो आपका मारने का या जो टॉर्चर है, जिसके ऊपर अब आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि टॉर्चर एंटी टॉर्चर बिल भी आ गया हुआ है, जो कि लॉ बन चुका है। अब सारा बिलाल एंड जेपीपी वाले उसको लेके आए थे, विच इज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग लॉ। आप जब किसी को मारते हैं तो हमारी उसको गलत पॉइंट पे रहे ना जी। अगर आपने मार के मनवाना है तो ऑफ कोर्स यू आर डूइंग इट फॉर अ रॉन्ग पर्पस। सेकेंडली, जो एक टीवी पर तासुर ये दिया जा रहा है कि जी शहबाज साहब ने वहां पर पता नहीं क्या क्या बता दिया, मैं कहता हूँ वहां पर ये भी लिख के दे दें कि मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ, वो स्टेटमेंट कॉर्पोरेट होनी है इंडिपेंडेंटली बिफोर अ कोर्ट। 161 की वो स्टेटमेंट कहते हैं हम उसको, वो मैं मुलजिम भी का बयान। आगे ये सवाल करने लगी थी कि जो वो कहेंगे, क्या वो खान साहब के लिए कोई थ्रेट हो सकता है, कमिंग टू यू नो खान साहब, जिनके ऊपर इस वक्त तोशाखाना है, जिनके ऊपर इस वक्त फॉरेन फंडिंग है, और आपका मैं लीगल ओपिनियन इन दोनों इश्यूज पे भी लूंगी, बट पहले गिल साहब की कोई भी बात, कोई भी कन्फेशन कैन इफेक्ट इमरान खान, उनका पॉलिटिकल करियर, जो वो कह रहे हैं कि मुझे सितंबर में ये कुछ करने जा रहे हैं, यू थिंक दिस कैन बी लिंक्ड लीगली? कन्फेशन, पहली बात ये जी कि इस कन्फेशन की वैल्यू कोई नहीं होगी जो कस्टडी में लिया जाएगा। इस कन्फेशन की इसलिए वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है बिफोर द पुलिस व्हिच हैज टू बी इंडिपेंडेंटली corroborated बिफोर द कोर्ट, जो कि ऑफ कोर्स नजर यही आ रहा है कि जब उनको रिमांड पे लाया जाता है तो अभी तक मार के असरात इतने नहीं है कि वो रिमांड तक उसको बर्दाश्त करे, तो ही इज ऑफ कोर्स
कमिंग आउट ऑफ इट जब वो आते हैं किसी कोर्ट के सामने, वो कहते हैं जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। वरना अगर पुराने जमाने की फेंटियां जब पड़ती थी तो बंदा रिमांड पे भी कहता था कि जी ये हाथी नहीं ये शेर है, ये शेर नहीं ये हाथी है। तो इसी तरह आई थिंक कि वो उनपे उस तरह असर नहीं कर रही, वो इंडिपेंडेंटली कॉर्पोरेट नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली भी दे देते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ सीरियस थिंग, लेकिन ये वो मुल्क है, मैं आपको क्या बताऊं तंजीला जी, कि ये वो मुल्क है जहां पर लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, एफिडेविट्स नहीं, तहरीरें, क्या क्या चीज लिख के अदालतों में नहीं दी, उसके बावजूद कहते हैं बताओ बनाओ। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि पैनामा प्रोसीडिंग्स हुई थी, मैं उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया था, उस पर लिखा भी बहुत था। उनसे कहा जी आपके ये सारे मामलात हैं, फ्लैट्स हैं फ्लैट्स, उन्होंने कहा जी प्रूव करो। वो कागज ले आए, उन्होंने कहा जी प्रूव करो ये कागज ठीक है, वो कागज ठीक प्रूव हुए, उन्होंने कहा जी प्रूव करो मैं मालिक हूँ, वो प्रूव हुआ। उन्होंने जाके नेशनल असेंबली की उस पे तकरीर की, उन्होंने कहा ये है वो जराए, वो ये है वो जराए भी प्रूव हुआ गलत है। उन्होंने कहा जी मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूँ, बेनिफिशियल ओनर प्रूव हो गया। इवेंचुअली क्या हुआ, ही वाज कन्विक्टेड। लेकिन वो आज तक मीडिया में परसेप्शन ये दे रहे हैं कि जी मुझे एक बड़ी बेसिक सी चीज पर उड़ा के रख दिया, व्हिच इज वेरी सैड एक्चुअली। एंड सिमिलरली द सेम गोस फॉर ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टी। आप तो खैर बहुत सीनियर कानूनदान है, लेकिन जितना मुझे थोड़ा बहुत कानून का पता है, वैसे तो मैंने रिसेंटली एलएलबी की, अभी मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट नहीं की, लेकिन ये है कि उसमें जो जस्टिस का बुनियादी उसूल होता है वो ये होता है कि जिसमें आप जो मुद्दई की प्ली हो, अदालत उसके एम्बिट से बाहर जाती नहीं है या कोई भी, तो प्ली तो पनामा था और जो पनिशमेंट है वो अकामा पे हुई है, तो जाहिर है वो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, बट वी आप चूंकि अब एलएलबी भी कर चुकी हैं, और एलएलबी और मीडिया का जो कनेक्शन है वो तो बहुत डेडली हो जाता है। वो तो फिर बंदा, जिसे कहते हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी को अटैक करें तो बच नहीं सकता। सो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये देना चाहता हूँ। ये जो एक परसेप्शन दी जा रही है ना कि स्टार्ट हुआ पनामा एंड हुआ कैम, ऐसी बात नहीं है। अकामा की जो उनकी इवन डिक्लेरेशन है वो बड़ी क्लियर है। हर अगर आप एक पॉलिटिकल पर्सन को पाकिस्तान इस बात पे नायल कर सकते हैं कि आपने अपनी बीवी की जायदाद नहीं डिक्लेयर की, तो ऑफ कोर्स देयर वाज एन एसेट व्हिच मियां साहब ने क्लियर नहीं किया, उस पर चलिए, उनकी हम अब ना मियां साहब ही के केस पे आपको दोबारा एक दफा बुलाएंगे, वी शुड नोट कर लीजिए नया दोनों टीम, हम एक पंसोदा साहब साथ इसके ऊपर एक करेंगे। वाकई परसेप्शन तो यही है कॉमनली, और नून लीग कहती भी यही है। लेकिन अब ये जो खान साहब के डिक्लेरेशंस हैं और तोशा खाना है, और जिस तरीके से उनके एसेट्स जो हैं वो 10 टाइम्स बढ़ गए हैं, इस पे क्या व्हाट डू यू थिंक, वुड ही बी एबल टू जस्टिफाई दिस, बिकॉज ही हैज बीन एडवोकेटिंग कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये जो आते हैं लोग हुकूमतों में ये पैसे बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं। बेगम की जायदाद भी कोई 300 कनाल, 300 कनाल इज नॉट छोटी सी जमीन नहीं है। आप क्योंकि जमींदार भी हैं थोड़े बहुत, आप पता होगा कि ये छोटी सी जमीन नहीं है। आप दुरुस्त कह रही थी, जिम्मेदार से ज्यादा मैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ पे रिलाई करूंगा कि अगर कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड है, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, या आपकी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, तो वो आपको दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। ये तो द सेम गोज फॉर एवरी पार्लियामेंटेरियन। यहाँ पर ये कि जो खान साहब के ऊपर एक बुनियादी इल्जाम लगाया जा रहा है अबाउट मिस डिक्लेरेशन, वो ये है कि ये डिक्लेरेशन उन्होंने की थी एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। अब उन्होंने अगली डिक्लेरेशन करनी है अपने अगले इलेक्शन से पहले, तो उस डिक्लेरेशन के अंदर ही है टाइम। अब एक पार्लियामेंटेरियन ने एक ईयरली डिक्लेरेशन भी देनी होती है। उस ईयरली डिक्लेरेशन में जो सुनने में आ रहा है वो ये कि एक साल में उन्होंने नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टाइम केस था, तब जूरिस्प्रूडेंस लॉ की और थी, और जूरिस्प्रूडेंस तब ये थी उस टाइम पर कि अगर किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन होगी तो उस मिस डिक्लेरेशन के ऊपर पार्लियामेंटेरियन फारिग हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ साहब के केस में ये होल्ड किया कि मामूली या किसी किस्म की मिस डिक्लेरेशन की वजह से आप पार्लियामेंटेरियन को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। ये ख्वाजा आसिफ साहब के केस में फॉरेन फंडिंग में भी मामूली मिस होगा, मिस डिक्लेरेशन होगा, जो सर्टिफिकेट फॉरेन फंडिंग की, मैं तोशा खाना की बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं फॉरेन फंडिंग पे भी आ रहा हूँ। नहीं, तो हाँ, मैं तो आपकी बात मैंने सुन ली तोशा खाना पे, मैं कह रही हूँ फॉरेन फंडिंग भी इसी में फॉल करेगा या वो डिफरेंट होगा? अच्छा, फॉरेन फंडिंग पे मैं आता हूं। पहले तो मैं वो क्लियर कर दूं कि वो शायद मिस डिक्लेरेशन की सोर्स से उस तरह बच जाए। जहां तक फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग के केस में जी अभी तक जो जजमेंट सामने आई है, वो पहली तो बात है जजमेंट है नहीं, इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसके बाद शो कॉज नोटिस इशू किया है। शो कॉज नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप इन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकते तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें, इस अमाउंट को कॉन्फिस्केट क्यों ना कर लें, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि फॉरेन फंडिंग केस में जो गवर्नमेंट रेफरेंस फाइल करना चाह रही है,
वो रेफरेंस कानूनी तौर पर वो इसलिए फाइल नहीं कर सकती क्योंकि वो 2017 के कानून में रेफरेंस की पावर आई है। ये सारी की सारी कार्रवाई हो रही है 2002 के कानून के तहत, और उसके अंदर रेफरेंस फाइल करने की गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। तीसरी बात, उसी रेफरेंस के अंदर तो सॉरी वो उसी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, 2017 का जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, उसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती, ये तो इस पे तो बड़ी क्लैरिटी है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कानून की तब होती है जब प्रोसीजरल कोई चेंज हो, सब्सटैंटिव जिससे आपके राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, आप नहीं कर सकते। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब वो एफिडेविट और उसका फर्क, एफिडेविट के, अब ये इमरान खान साहब ने क्या किया है कि लेट से हम अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, हम अपनी और चीजें जमा कराते हैं जिसमें हम एक मेयर सर्टिफिकेट देते हैं, कई दफा देते हैं, ये हम अपने वीजा एप्लीकेशन से बहुत दफा देते हैं, और टेक्निकली अगर वीजा एप्लीकेशन का वो गलत हो जाए तो उसमें कुछ रेक्टिफाइबल एरर्स होते हैं। इन्होंने अपने जो उसका सर्टिफिकेट है वो दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम देयर ऑडिटर्स। अब इन्होंने कहा जी इनकी रिपोर्ट की बेसिस पर मैं ये चीज आपके आगे सबमिट करा रहा हूँ। इसमें और इस चीज में बहुत फर्क है। अगर मैं आपको यहाँ एक सर्टिफिकेट दूं कि माय नेम इज मोहम्मद अहमद पंसोता, आई एम एज सच एंड सच, माय रिलीजन इज दिस, फलाना, एक अपनी स्टेटमेंट जिसके मुझे खुद फैक्ट्स पता हूं, वो होता है ट्रू टू द नॉलेज ऑफ बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, जो कि एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। उसकी बेसिस पर रेड विद दिस जजमेंट, जो कि मैंने भी आपको बात की है, मिस डिक्लेरेशन, मेरा तो खाली मिस डिक्लेरेशन में आएगा भी नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो मिस डिक्लेरेशन की बेसिस पर मेयरली वो पार्लियामेंटेरियन को नहीं उड़ाएंगे। और ये बात मैं नवाज शरीफ साहब के टाइम पर भी करता था कि मिस डिक्लेरेशन के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस को उड़ाना एक अच्छी रवायत नहीं है, अनलेस के बहुत ग्रेव नेचर की मिस डिक्लेरेशन हो। आप पता है कि you think it should lead to, you know, इसको एब्रोगेट करें, 62 63 को बीच में से निकालें, खत्म करें, क्या करें? पहली बात ये कह रहा हूँ, 62 63 की जूरिस्प्रूडेंस भी बड़ी अच्छी बन चुकी है, हम 62 63 को लिटरल स्पिरिट में लेते हैं। पहली तो बात ये कि जो सादिक और अमीन के अलकाब हैं, जो लकब हैं, सॉरी टू कट यू, हम नहीं लेते, वो खान साहब लेते हैं 62 63 को लिटरल, जो लिटरल उसका पूरा चर्चा है ना जमाने में, वो खान साहब की वजह से। हमसे मतलब है सोसाइटी। खान साहब ने तो नहीं ये प्रोविजन डाली हुई है, तो प्रोविजन पाकिस्तान के चैंपियंस ने डाली हुई है डेमोक्रेसी के, पीपल्स पार्टी एंड नून वालों ने। खान साहब तो तब शायद पैदा भी नहीं हुए थे, बॉलिंग कर रहे थे, फास्ट बॉलिंग। सवाल मेरा ये आप जो है, जो मैं इस पे 63 आपने तो 3 चीजों के ऊपर आपने कहा कि 62 63 में मेरा एक कमेंट ले, 63 में बड़ी क्लियर, 62 63 पे जूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है। वो ये है कि अगर आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस में फैसला आया हुआ है, लेट्स से आप चोर डिक्लेयर हुए हैं, आप करप्ट डिक्लेयर हुए हैं, फिर आप सादिक और अमीन नहीं है। ये जो हमारे यहाँ रवैया बन गया ना कि हम कहते हैं जी, अब देखिए पहली तो बात है कि सादिक और अमीन से तशबीह देना वैसे ही मुनासिब नहीं, इन अल्फाज को चेंज करना चाहिए। ये अल्फाज एक ऐसे दुनिया के बादशाह के अलकाब हैं जिनके साथ मैच नहीं किया जा सकता, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सो पहली तो बात है, इन अलकाब को चेंज करना चाहिए। इट शुड बी दैट ही शुड बेयर अपराइज्ड मॉडल कैरेक्टर, या जो भी है, और उसके मुताबिक जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस भी सादिक और अमीन पे ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस ना हो, ये नहीं है कि मैं और आप समझते हो ये झूठा है तो इसको उड़ा दो, मैं और आप समझते हैं फलाना ये तो उड़ा दो। ये परसेप्शन सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने भी क्रिएट की है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, ये देखो झूठा है, ये सबसे देखो ज्यादा फलाना हमारे है। फेवरेट खान साहब ने किया। खान साहब ने कहा जी जिसको मैंने झूठा कह दिया फिर उसको हक नहीं है आप उसको वोट डालें, उसको हक नहीं है कि वो कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा ले कुछ भी। तो मैं आखिरी जो आपसे सवाल कह रही हूँ, करना चाह रही थी, वो ये था कि खान साहब कह रहे हैं मुझे सितंबर में ये उड़ा देंगे, कैसे उड़ा देंगे? आपने कहा कि लीगली उनको कोई ऐसा खतरा नहीं है। व्हाट डू यू रीड फ्रॉम हिज यू नो, ये उनको डर क्यों है? और है अगर आपको लगता है बिकॉज यू मीट लॉट ऑफ पीटीआईज दोस्तों से, तो क्यों? लीगली कोई खतरा नहीं है, इलीगली बहुत खतरे हैं। तो इलीगल खतरों को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए अगर आप देखें तो लीगली तो बहुत खतरे हैं उनको एज एन इलीगली। तो उन इलीगल खतरों में से मैं आपको बताता हूँ करेंगे क्या। कोशिश ये की जाएगी कि अपना इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश होके आया हूँ, मैं भी इस्लामाबाद में बैठा हूँ, और आप यकीन कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुझे आज, मैं कभी किसी इदारे, किसी कोर्ट, किसी ट्राइब्यूनल के बारे में कमेंट नहीं करता। आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, आई रिस्पेक्ट ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस, बट आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ वहां पेश होके। आप यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि एक पिटिशनर का वकील और 6 मेरे आगे हैं और सारे रिस्पेक्टेबल हैं, मैं हर एक को ऐसे डील कर रहा था। आपको पता है आज मेरे से वहां सवाल क्या हुआ? हम ये पीएमएल का केस कंटेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का और चौधरी शुजात साहब का। उसमें मैंने उन्हें कहा जी आपके स्टे ऑर्डर की वजह से शुजात साहब तो इस वक्त नहीं है और कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, और रीजन मैंने ये दिया कि जिस दिन हमने इनको रिमूव किया
तो रिमूव होने के बाद आपने स्टे कर दिया स्टेटस को, तो टेक्निकली कोई भी नहीं। तो मुझे चेयरमैन साहब ने इरशाद फरमाया, जो हमारे ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने कहा आपको किसने कहा वो नहीं वो हैं? मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा जी मेरी नजर में, आपकी नजर को तो हम क्या समझते हैं? मैंने कहा जी मैं वैसे जो बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं आप एक दरखास्त दे दें, हम क्लैरिफाई कर दें। तो मुझे वहां कहना पड़ा जी मेरा पहले ही केस का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, तो मैं दरखास्त दे के और बेड़ा गर्क करवा लूं? मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस वाज द इंटरेक्शन। सो इस इदारे से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पूरी कोशिश की जाएगी। और ये इदारा, मुझे लग रहा है, जो मैंने पिछले कुछ फैसले इनके पढ़े हैं, इंक्लूडिंग बाय द वे 25 डिसिडेंट्स पे मैं आपको बताऊं जो कि इनके हक में भी हो, ऐसे फैसले हैं कि मैं, यकीन करें, मुझे सिर्फ उस फैसले को पढ़ के ये दिल करता है कि इनको मैं कहूं कि जी किसी वकील को बिठा के दिखा लिया करें, अपने पसंद के वकील को भी बुला लें, उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कोई अदालत ऐसी ओके, हरकत नहीं करेगी। और एक ठीक है। फाइनल आपको कमेंट, लगता है कि इमरान मेरा खान साहब कमेंट, अगर आउट होंगे गेम में से और वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू होंगे, तो फिर अगेन तोशा खान एंड फॉरेन फंडिंग केस? जी जी, मुझे ये लग रहा है कि ये जो सॉरी मेरा व्यू है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल करने का रिवाज थ्रू कोर्ट्स, और किसी भी पार्लियामेंटेरियन को ताहयात नाअहल करने वाला रिवाज कोर्ट्स अच्छा रिवाज नहीं है। मैं नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के खिलाफ हूँ। मैं अभी भी अगर किसी की जाएगी खिलाफ हूँ, उसकी वजह ये है कि आप एक बंदे को सिस्टम से आउट कैसे कर सकते हैं? वो 2.5-3 लाख वोट लेके आया हुआ एक बंदा, बल्कि अगर उसके कॉम्पोजिट वोट्स देखें जिन जिन हल्कों में सारों में वो कर रहा है, तो वो तो कम से कम जाके 15 लाख है। आपको 15 लाख बंदा कह रहा है मुझे ये बंदा चाहिए, एक जुडिशियल ऑफिसर बैठ के सुप्रीम कोर्ट का हो, कहीं कर भी हो, कहे जी नहीं जी ये मजा नहीं आया, इसको फारिग करते हैं, या इसने तनख्वाह नहीं दी, इसने फलाना नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो आई राइट नाउ स्पीक एज अ होल फॉर द पॉलिटिकल क्लास ऑफ पाकिस्तान. The political class of Pakistan has been subjected to enormous amount of I would say injustice from all quarters, चाहे वो डिक्टेटर के क्वार्टर्स हो, कहीं पर भी हो। ये इस मुल्क का एक है, देखें सियासतदान को हम रास्ते में पकड़ लेंगे भी, आपके स्टूडियोज में आया हो ना, आप उसको बिठा लेंगे, बताओ इसका जवाब दो, मैं और आप और किसी बट यू कैन नॉट, हाँ, बट यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच तनसुता साहब, इट वाज प्लेजर। आपने इतने अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई की हैं। वी विल डेफिनेटली इनवाइट यू सम अदर टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज।